मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों कल शाम को एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमला हुआ। मित्रों गाजियाबाद के अंदर लोनी नाम की एक जगह है और वहीं पर उनका दफ्तर था जहां पर कि वो रहते थे। और सुबह 6 बजे करीब वो जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे उस वक्त दो अज्ञात हमलावर आए, बाइक पर आए और उनके जो बाइक थी उस पर कोई नंबर प्लेट पर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ था बताया जा रहा है। दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी। दोनों सीधे दफ्तर में घुसे और इसके बाद ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। उनकी गर्दन पर हमले किए। उनकी गर्दन जो है वो आधी के करीब कटी दिखाई दे रही है फोटो में। उनके पेट पर और सीने में जगह जगह पर चाकू मारे तो उनका पूरा शरीर जो है वो लहूलुहान हो गया। और इसके बाद जो आसपास के लोग थे वो फौरन जो है उनको वहाँ से ले गए। पहले तो उनको 50 बेड वाले एक अस्पताल में ले गए पास के ही, और इसके बाद जब वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो इसके बाद फ़ौरन उनको लेकर के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ले गए और वहाँ पर जो है उनका उपचार चल रहा है। वो और एक उनको एक मतलब बहुत क्रिटिकल उनकी कंडीशन बनी हुई है। एक पाइप के सहारे से उनको सांस दी जा रही है क्योंकि सांस उनको लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक ट्यूब उनको लगाई गई है और जो आप ये समझ लीजिए कि लगातार 48 घंटे तक आगे अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। बहुत से लोगों ने इस तरह के समाचार चला दिए कि वो नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी वो जिंदगी और मौत के लिए एक संघर्ष उनका लगातार जारी है। मित्रों ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष आज से नहीं जारी है। संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है, हमारे पूरी दुनिया के अंदर जारी है। एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो अपने को श्रेष्ठ मानती है, बाकी सभी को काफिर मानती है, और जो उसके पूरे उस एजेंडे के खिलाफ जो पूरी दुनिया में कहता है साहब कि हम गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए आलम करेंगे। जो भी उस एजेंडे के खिलाफ कुछ बोलता है या उनकी पोल खोलता है या उस सच को सामने रखता है तो वह हमेशा से इनके निशाने पर रहता है, इनके निशाने पर आ जाता है। तो इस पूरे के पूरे मामले में जो यूपी की पुलिस है वो अभी एक्टिव हो गई है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उस इलाके के खंगाले जा रहे हैं और यकीन मानिए कि एक दो दिन के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा कि किन लोगों ने इनकी हत्या की कोशिश की है, कौन लोग यहाँ पर आए थे। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें लगातार जब रेकी करी होगी तो ये लोग आते होंगे वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कुछ ना कुछ पहचान तो चल जाएगी, पता ये भाग तो नहीं पाएंगे। अभी तक जो समाचार हमें मिले हैं वो ये हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो सभी बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इस पूरे मामले की स्पेशल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस मामले में डिजिटल एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि दरअसल ये जो हत्या की धमकी दी गई ये एक इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से दी गई। और इस इंस्टाग्राम पेज पर अगर देखा जाए तो एक वहाँ पे एक नाम मिलता है इंस्टाग्राम पेज का, मेहंदी, ME फिर इसके बाद 3 लगा हुआ है, फिर HDI करके लगा हुआ है, यानी वो मेहंदी ही लिखा हुआ है लेकिन उसमें एक 3 लगा दिया गया है। इमाम मेहंदी को ये लोग मानते हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे तो इसके बाद पूरी दुनिया में गजवाए आलम हो जाएगा, सब जो है दुनिया में कब्जा हो जाएगा इस्लाम का। तो उसी नाम पर पूरा पेज बनाया हुआ था। तो इस पेज से जो है जो धमकी दी गई थी कि इसको अस्पताल में पहुंचा देंगे, उस व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है। उस व्यक्ति की तलाश भी शुरू हो गई है। इसके डिजिटल जो फुटप्रिंट्स हैं उनको भी लगातार पुलिस ट्रेस कर रही है। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ इस तरह के मुख्यमंत्री हैं कि वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुल करके ये कहा कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। उन्होंने बार बार ये बात कही है, इस्लामी कट्टरपंथ के मुद्दे को, जिहाद के मुद्दे को उन्होंने बार बार उठाया है। और इस वक्त सभी लोगों की नज़र उनके ऊपर है कि आखिर इस तरह का जो घिनौना कांड किया है इसके आरोपियों के साथ क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आप अगर इस पूरे मामले इस तरह की पूरी एक सीरीज चली आ रही है और हमारे देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो इसको टैकल करने में पूरी तरह से अक्षम, पूरी तरह से विफल साबित हुई है। मैं अगर इस पूरी घटना को देखता हूं तो कल तो जब मैंने इस घटना को देखा तो मैंने इस पर एक वीडियो छोटा सा बनाया और उस वीडियो को अपलोड कर दिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो इस तरह के मामलों पर मुझे कोई वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम कहेंगे कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कहते हैं कि साहब हम राजनाथ सिंह, वो आजकल तो वो डायलॉग चला है
कि राजनाथ सिंह करते हैं। लेकिन ये इस तरह की चीज़ों पर ये इसके लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो बनाने की चीज़ नहीं है, ये इस पर सख्त कार्रवाई करने की चीज़ है। यानी इस पर जो है देश की न्यायपालिका को, देश की व्यवस्था को, देश की सरकारों को इस पर सख्ती करने की ज़रूरत है। और उस पर वीडियो बने कि साहब देखिए इस तरह के लोगों को क्या दंड दिया गया। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है? स्थिति यह है मित्रों कि हमारे देश में लगातार एक पूरी पूरी सीरीज चल रही है, लेकिन किसी को भी इस मामले में कभी सजा नहीं होती है। नूपुर शर्मा का केस आप देखिए, उनके केस में जिन लोगों ने सर तर से जुदा के नारे लगाए वो सब आज़ाद ही घूम रहे हैं आज भी। आप उमेश कोले का हत्याकांड देखिए, वहाँ पर भी जो उनके लोग हैं, आरोपी हैं, उनके साथ भी अभी तक उनको प्राणदंड दिया जाना चाहिए, पर उनको अब तक प्राणदंड नहीं दिया गया। कन्हैया लाल का केस देखिए आप, उनका जो छोटा बेटा है, उनका जो बेटा है वो अभी भी नंगे पांव घूमता है, कहता है कि जब तक पिता के हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी हम ऐसे ही घूमेंगे। आज भी बेचारा ऐसे ही वो घूम रहा है, उसको बार बार लोग टॉर्चर, मतलब टॉर्चर ही हो रहा है उसका, देश की न्यायपालिका उसका टॉर्चर कर रही है देखा जाएगा तो, यही हम कहेंगे। उसको बार बार बुलाते हैं सुनवाई के लिए, क्या इतना मतलब है यार? जहाँ पे वीडियो फुटेज मौजूद है, जहाँ पे सब चीज़ें सबूत मौजूद है, आप बताइए वीडियो फुटेज को आप न्यायपालिका में, अगर वीडियो फुटेज प्रूफ नहीं हो सकता, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है उसका वीडियो फुटेज मौजूद है, वो वीडियो फुटेज जो है उसको भी सबूत नहीं मान रहे क्या? उसको भी छोड़ दिया गया अकबरुद्दीन ओवैसी को। तो आप ये समझिए कि इस देश के अंदर किस तरह की न्याय व्यवस्था चल रही है। उमेश कोले को का आपने देखा, कमलेश तिवारी को आपने देखा कि कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे उनमें से कुछ लोगों को तो छोड़ा भी गया है, और जब छोड़ा गया तो उस पर किरण कमलेश तिवारी जो उनकी पत्नी है उनका बयान सामने आया कि भाई इनको छोड़ रहे हो, ये तो हमारी जान के लिए खतरा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विक्टिम है उसी को और विक्टिमाइज किया जा रहा है, यहाँ पे हमको ये सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है। हमारा देश जो है वो एक शास्त्रीय परंपरा का देश है, यहाँ पे यहाँ पे हमेशा शास्त्रों पर डिबेट होती रही है, यहाँ हमेशा धर्म पर अधर्म पर बहस होती रही है। ये शास्त्रार्थ का देश रहा है, और जो इस्लाम के लोग हैं वो शास्त्रार्थ से ही डर के भाग रहे हैं। यानी कि ये समझ लीजिए आप कि जिस तरह के सवाल सलीम वास्तिक अपने वीडियो में लगातार उठा रहे थे, जो इस्लाम की कुरीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जो हलाला पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उसको लेकर के इन कट्टरपंथियों के अंदर नाराजगी थी। अब मैं आपको बताऊं कि आज से नहीं, जब ये इस्लाम का अरब के अंदर जन्म होता है, इसके बाद पूरे देश दुनिया में फैलने लगता है, तब तक तो लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं था। लोग समझते थे कि भाई जैसे सारे धर्म हैं वैसे वो भी एक धर्म है, वैसे वो भी एक मजहब है। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को जानकारी मिली। सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया में सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भारत के अंदर कम से कम जो कुरान थी उसका अनुवाद हिंदी में करवाया, और हिंदी में करवाने के बाद उन्होंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने 14वें समुल्लास में उसकी समीक्षा की, और उन्होंने जो समीक्षा जो की उसमें उन्होंने इस कुरान के उन आयतों का जिक्र किया जो कि गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती हैं, जो कि देश के अंदर जो है अपनी एक इस्लाम, पूरी दुनिया के अंदर अपनी इस्लामी सुप्रीमेसी कायम करने की बात करती हैं। और अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उनकी हदीसें तमाम तरह की हैं, वो तो उन्होंने तो सिर्फ कुरान की समीक्षा की, बाकी हदीसें भी इस तरह की बहुत सारी मौजूद हैं। पूरे देश के अंदर लगातार ये जो है एक मूवमेंट दुनिया में चला है, पूरा मूवमेंट। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक आप देखिए, द कलकत्ता कुरान पिटिशन। इसको जो है सीताराम गोयल ने इसको पूरा कंपाइल किया है, द कलकत्ता कुरान पिटिशन। ये क्या चीज़ है पता है आपको? 1986 के आसपास में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कुरान के खिलाफ याचिका दायर की थी कि कुरान के कोई पब्लिश करने पर, कुरान के प्रकाशित करने पर जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ये कहा क्योंकि कुरान की बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो कि भारतीय दंड संहिता में जो है अगर देखा जाए तो आरोपियों के कटघरे में आती हैं, क्योंकि वो हत्या के लिए उकसाती हैं। इस तरह की बातें बहुत सी उस याचिका में कही गई। उस याचिका को का जो है पूरा जो उस याचिका है, उस पूरी याचिका को इस पूरी पुस्तक में कंपाइल किया गया है। और जब ये याचिका दायर हुई थी उसके बाद पूरे देश में जो है खासकर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए थे, और इसके बाद फिर ये केस जो है पूरा का पूरा वैसे का वैसे रह गया। तो ये एक ऐसी पूरी एक श्रृंखला चली आ रही है, जो श्रृंखला ऐसा नहीं कि भारत के अंदर सिर्फ है, पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर। आज की तारीख में यूरोप के अंदर आप देखिए, जहाँ पे पहले लिबरल उदारता की बातें होती थी, वहाँ पे आज इस तरह का आतंक मचा रखा है वहाँ पे जिहादी ताकतों ने, कि आज पूरे यूरोप के अंदर जो है धीरे धीरे करके जो वहाँ पे दक्षिणपंथी ताकतें हैं
जो राइट विंग है वो उतना मजबूत हो रहा है कि अब वो सरकार वहां बनाने की स्थिति में आ गए हैं। इटली में आप देखिए क्या है स्थिति है इटली में, तो वहां पे नई मस्जिदें बनाने पर रोक लगा दी गई है। तो वही हाल जो है आप देखिए ब्रिटेन का क्या हाल कर रखा है, लंदन का क्या हाल कर रखा है। आज से लगभग जो है मुझे याद आ रहा है कि लगभग 20 साल पहले जब मेरी पहली नौकरी थी, तो उस मेरी फर्स्ट जॉब जो थी, तो मैंने उस पहली नौकरी में, क्योंकि मैंने तो कुरान शरीफ को लगभग 24 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था, और हमारे पास इसकी जो डिजिटल कॉपी है वो आज भी आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब तो डिजिटल कॉपी के अंदर भी जो मौलाना छापते हैं उसमें ऐसा फेरबदल कर रहे हैं, कुछ मतलब शब्दों को ऐसे हल्का कर रहे हैं कि लोगों को असली एजेंडा समझ में ना आए। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था कुरान शरीफ को, मुझे पढ़ने का बहुत शौक शुरू से था, मैंने सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा है। तो मैंने जब कुरान शरीफ को पढ़ा था, तो जब मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा तो मुझे ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आई कि कुरान शरीफ जो है उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा हो, और सारी की सारी जो उसमें बातें लिखी गई हैं, मतलब उसमें सारी जो परंपराएं बनाई गई हैं या सारे निर्देश जो दिए गए हैं वो इस हिसाब से दिए गए हैं कि जो एक सैनिक तैयार किया जा रहा है वो सैनिक अधिक से अधिक और मजबूत होता जाए। मतलब उनकी जितनी परंपराएं हैं या जितनी उनकी ये सब बातें वो इसी तरह से हैं कि उसमें उनकी एकता और मजबूत हो और उनका जो ताकत बढ़े, उनकी इस तरह की उनकी पूरी पूरी विचारधारा है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं लगता, वो ऐसा लगता है जैसे कोई एक मिलिट्री कोड टाइप का लगता है, ऐसा कोई मिलिट्री कोड हो। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा वो एक मिलिट्री कोड लगता है कि जैसे कोई सैन्य अभियान चलाने जा रहे हैं, इस तरह की पूरी उसकी भाषा शैली समझ में आती है। तो हमने जब इसके बारे में पढ़ा तो हमने इसके बाद कई जो बड़े बड़े जो इस्लाम के विद्वान थे उनसे मैं खुद उनके पास में गया और मैंने उनसे पूछा कि ये तो भाई कहती है कि काफिरों को मारना है, ये तो कहती है कि जो है जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए जहां पाओ वहां काफिरों का कत्ल करो। तो मैंने जब मुल्ला मौलाना से इस बारे में सवाल पूछा तो मुझे ये लगा कि शायद मुल्ला मौलाना इसको डिफेंड करेंगे और ये कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन किसी भी मुल्ला मौलवी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप गलत समझ रहे हैं पांडे जी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप लोगों को जीने का हक नहीं है क्योंकि आप लोग सूर्य की पूजा करते हो, क्योंकि आप लोग मूर्ति पूजा करते हो। तो आप देखिए कि वो अपने विचारों में कितने स्पष्ट हैं। और यहां तक कि अभी लगभग 1 साल पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कि किसी बाहर का वीडियो था, कोई विदेशी मौलाना था, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का मौलाना था, उससे लाइव क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति रेप करता है और अगर कोई व्यक्ति शिर्क करता है, यानी कि अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, दोनों में सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? तो उस समय उस जो भी मौलाना था उसने ये कहा कि शिर्क जो है वो रेप से भी बड़ा जो है अपराध है, क्योंकि उसने ये कहा कि रेप तो मतलब आप सोचिए कि इनकी मानसिकता, इनके विचार किस तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो कभी भी जो इतिहास है वो कभी सवाल को याद नहीं रखता, इतिहास हमेशा जवाब को याद रखता है। सलीम वास्तिक ने बहुत सारे सवाल उठाए, उन सवालों का जब कोई जवाब नहीं दिया गया, जवाब क्या आया उन सवालों का? उन सवालों का जवाब यह आया कि चाकूबाजी की गई, चाकू मार करके किसी को खामोश करने की कोशिश की गई। बिल्कुल ठीक यहीं पर आप देखिए कि जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो अंबेडकरवाद के नारे लगाते हैं, जो जय भीम जय मीम करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब उनसे रुचि तिवारी ने यह सवाल पूछा कि तुमने 5000 साल से पानी नहीं पिया, आओ तुम लो पानी पी लो भाई, तुमने पानी नहीं पिया है, इस तरह के सवाल पूछे, तो उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला हो गया। किस तरह से हमला हुआ आपने देखा। तो जो जिन सवालों का जवाब नहीं होता उन सवालों के पलटवार में उस पर हमला ही किया जाता है, उसको खत्म करने की कोशिश ही, यानी सवाल का ही गला घोट दो, वो कोशिश लगातार की जाती है। तो अभी देखिए कि देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? जिहाद है। देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिंदुओं की घटती जनसंख्या है। देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? लगातार हो रहा, नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रहा धर्मांतरण है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा लव जिहाद है। ऐसे तमाम खतरे आपको पूरे देश के अंदर नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को ये खतरे नजर नहीं आते हैं। उनको ये नजर आता है कि सामान्य वर्ग बहुत बड़ा खतरा है, उनको लगता है कि सवर्ण बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो SC/ST एक्ट को और मजबूत कर देते हैं। इसलिए वो जो है क्या कहते हैं, यूजीसी के जो रेगुलेशंस आते हैं उसमें वो OBC में 60% मुसलमानों को जो है वो रिजर्वेशन या उनको एक मजबूत कवच दे देते हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सारे के सारे लोग जो आपके आज सत्ता में आकर बैठे हुए हैं, इनकी मानसिकता कायराना है, इनकी मानसिकता कायरतापूर्ण है, और इनको पता है कि कमजोर को यानी सामान्य वर्ग को जितना दबाओ उतना उस पर सामान्य वर्ग को दबा लो, क्योंकि सामान्य वर्ग कुछ नहीं बोलेगा।
लेकिन जो असल में अत्याचारी है, जो असल में जो है सरता से जुदा के नारे लगा करके घूमता है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने एक कानून नहीं बनाया। इन्होंने लव जिहाद के खिलाफ एक कानून नहीं बनाया, जबकि लव जिहाद का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जहां पर कि आप देखिए कि एक एक व्यक्ति जो जिहादी है वो 300-300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा, खबरें आती रहती हैं। उस पर इन्होंने एक कानून नहीं बनाया लव जिहाद के ऊपर, केंद्र का कानून लव जिहाद पर नहीं आया। इनका कानून धर्मांतरण लगातार देश के अंदर हो रहा है, देश की पहचान को बदला जा रहा है, उसके ऊपर इनका एक भी कानून नहीं आया। इनका कानून किस पर आया? इनका कानून आया जो है वो यूजीसी कि साहब ये सामान्य वर्ग अत्याचार कर रहा है। तो अभी जो सलीम वास्तिक का बेटा है, उसने जो जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है वो 4 लोग करीब है, और वो कह रहा है कि वो एआईएमआईएम के नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये बताओ भैया कि ये क्या इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं इसमें कौन शामिल है? लेकिन आप देखिए कि जो जय भीम वाला गठबंधन है यहां भी चल रहा है। मैंने आज कई लोगों की ऐसी, मुस्लिम्स की ऐसी पोस्ट देखी जहां पर कि उन्होंने उस पर एक तो देखिए लगातार वो लॉफिंग इमोजी बना रहे हैं इस घटना पर, और इसके बाद जो उसमें कमेंट्स हो रहे हैं, जो उस पर टिप्पणियां लगातार हो रही हैं, उन टिप्पणियों में अगर आप देखिए गौर से तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जाटव, जिनके नाम क्या कि जाटव लगा हुआ है, और वो इस हत्या का समर्थन कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में दलितों की क्या हालत है आप जानते हैं, बांग्लादेश में क्या हालत है आप जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जहाँ पे उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारे अधिकार हैं, अधिक अधिकार हैं, प्रथम श्रेणी के नागरिक बने हुए हैं, बाकी सब द्वितीय श्रेणी के नागरिक बने हुए हैं, वहाँ पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। उनको अपने ऊपर कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। कमलेश तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा बड़ा कांड है जो इस संदर्भ में देखा जाए। अब इस पर क्या एक्शन होता है वो तो देखते हैं जो भी होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि सीधी सीधी बात यह है कि सवालों से भाग रहा है इस्लाम। लोग सवालों से भाग रहे हैं लोग, और ये लोग जो है सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, बल्कि ये लोग जो है वो सवालों को चाकूबाजी से खामोश करना चाहते हैं।